हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू एट फिजिक्सोफाइल हब यूट्यूब चैनल। आप सभी का फिजिक्सोफाइल हब यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज की क्लास में हम कूलॉम्स लॉ, जो कि लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें बची हुई हैं उसको हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। लास्ट क्लास में हमने कूलॉम्स लॉ क्या है, कूलॉम्स लॉ से रिलेटेड फॉर्मूला क्या होगा, और उसके बाद जो कूलॉम्स लॉ के फॉर्मूले में इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट आया था, जिसको हम स्मॉल के से रिप्रेजेंट कर रहे थे, जिसकी वैल्यू 1/4πε0 होता है और एग्जैक्टली इसकी वैल्यू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलॉम स्क्वायर होता है। ये हमने लास्ट क्लास में देखा था। उसके बाद जो चीजें हैं बची हुई हैं वो हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास को देखने के बाद आपको कूलॉम्स लॉ से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं बचेगा और आप बड़े आसानी से कूलॉम्स लॉ को समझ पाएंगे। तो चलिए लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि कूलॉम्स लॉ के अकॉर्डिंग जो दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लग रहा था वो कितना था, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r², राइट। और यहाँ पे 1/4πε0 क्या था, ये हमारा था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट या कूलॉम्स कांस्टेंट, स्थिर विद्युत नियतांक या कूलाम्ब नियतांक हम इसको बोल रहे थे। ऑलराइट, यहाँ तक हमने बात समझ लिया था। जो 1/4πε0 है, इसकी वैल्यू जो था वो 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन क्या था, कूलाम्ब स्क्वायर। और इस कांस्टेंट को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, या फिर इसी को हम लोग कूलॉम्ब कांस्टेंट भी बोलते हैं। मतलब इसको स्थिर विद्युत नियतांक या फिर कूलाम्ब नियतांक के नाम से जाना जाता है। क्या इतनी बात सभी को क्लियर है? अब बच्चों, यहाँ पे जो आप एप्सिलॉन नॉट देख रहे हो, ये वाला, आइए इस एप्सिलॉन नॉट पे हम लोग डिस्कशन करते हैं। ये बच्चों एप्सिलॉन का सिंबल है और यहाँ पे ये जो एप्सिलॉन नॉट है इसको एप्सिलॉन 0 भी पढ़ा जाता है। ये बच्चों हमारा क्या है, ये है परमिटिविटी इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। मतलब निर्वात की वैद्युतशीलता, निर्वात की वैद्युतशीलता। और बच्चों इसकी जो वैल्यू होती है वो होता है 8.85 × 10⁻⁻12 कूलाम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 8.85 × 10⁻⁻12 कूलाम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। आप देखो यहाँ पे यूनिट क्या गिवन है आपको, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलॉम स्क्वायर, और यहाँ इसका जस्ट रेसिप्रोकल क्या है बच्चों, कूलॉम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो जब भी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट या स्थिर विद्युत नियतांक की यूनिट की बात करेंगे तो ये न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलॉम स्क्वायर होता है। और जब हम निर्वात की वैद्युतशीलता या वैद्युतशीलता की यूनिट के बारे में बात करेंगे, पर इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी के यूनिट के बारे में बात करेंगे, तो ये होता है कूलॉम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो क्या आपको यहाँ तक सारी बातें क्लियर है? अब बच्चों ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है, अगर हमने लास्ट क्लास में देखा था कि अगर हम फ्री स्पेस या वैक्यूम या एयर एज अ मीडियम ले रहे हैं दोनों चार्जेस के बीच में, तो उस केस में हमें क्या देखने को मिलेगा, हमें एप्सिलॉन नॉट देखने को मिलेगा, जिसको हम निर्वात की वैद्युतशीलता या इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस बोलेंगे।
और इसकी वैल्यू अभी आपने देखा कितना होता है 8.85 इंटू 10⁻12 कूलम्ब स्क्वायर अपॉन क्या था न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो बच्चों हमें एप्सिलॉन नॉट तब लेना होता है जब Q1 और Q2 इन दोनों चार्जेस के बीच में कौन कौन प्रेजेंट हो बच्चों, या तो फ्री स्पेस हो या वैक्यूम, वही वैक्यूम को ही फ्री स्पेस बोला जाता है, या तो एयर एज ए मीडियम। तो इस केस में हम एप्सिलॉन नॉट को लेते हैं और हमारा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट होता है, स्थिर विद्युत नियतांक होता है, उसकी वैल्यू 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर लेना होता है। लेकिन बच्चों फॉर एनी मीडियम, फॉर एनी मीडियम सपोज दैट बच्चों की दो चार्जेस हैं Q1 और Q2 और अब इनके बीच में कोई मीडियम है, इनके बीच में क्या है, कोई मीडियम प्रेजेंट है और उस मीडियम का जो इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी है वो ई एप्सिलॉन एम है। क्या है, एप्सिलॉन एम। इसका हमने कितना लिया था फ्री स्पेस का, एप्सिलॉन नॉट लिया था, है ना। और इसका हम कितना ले रहे हैं, एप्सिलॉन एम ले रहे हैं। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? अब हमने इन दोनों चार्जेस के बीच में मीडियम रख दिया है और इस मीडियम का जो परमिटिविटी है वो क्या है, एप्सिलॉन एम। तो इस केस में बच्चों जो आपका कूलॉम्स लॉ होगा वो क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू 1/4 पाई, जहां एप्सिलॉन नॉट था वो तो बच्चों वैक्यूम के लिए था, निर्वात के लिए था। अगर मीडियम की बात करें तो बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन एम हो जाएगा और Q1 Q2 अपॉन क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा। क्या आपको यहाँ तक बातें समझ में है? तो अगर हमें वैक्यूम या फ्री स्पेस या एयर दिया हुआ है, निर्वात या वायु दिया हुआ है, तो उस सिनेरियो में तुम्हारा जो कूलॉम्स लॉ हमने देखा था क्या था, F इज इक्वल टू m1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 Q2 अपॉन क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर, है ना। बट जैसे ही कोई इनके अलावा कोई अदर मीडियम होगा तो उस सिनेरियो में जहां एप्सिलॉन नॉट आप देख रहे हो वहां पे क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन एम। और एप्सिलॉन एम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे एप्सिलॉन एम रिप्रेजेंट कर रहा है इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम, ऑफ अ मीडियम मतलब किसी माध्यम की वैद्युशीलता, किसी माध्यम की वैद्युशीलता। तो जो भी माध्यम ले रहेंगे लेंगे तो हम उसके वैद्युशीलता को यहाँ पे एप्सिलॉन एम से रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। तो क्या यहाँ तक बातें आपको क्लियर है? अगर आपको यहाँ तक बातें क्लियर है तो बच्चों ध्यान से समझिएगा। एक टर्म होता है रिलेटिव परमिटिविटी। क्या होता है, रिलेटिव परमिटिविटी, जिसको हम आपेक्षिक वैद्युशीलता बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, आपेक्षिक वैद्युशीलता। ये जो आपेक्षिक वैद्युशीलता है, ध्यान समझिएगा बच्चों क्या होता है। अगर हम क्या करें, जो मीडियम का परमिटिविटी है, मीडियम की वैद्युशीलता है, अगर हम उसको निर्वात या वैक्यूम की वैद्युशीलता या परमिटिविटी से डिवाइड कर दें तो बच्चों उसी को हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी, जिसको हम ई आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ध्यान समझिएगा, अगर हम ध्यान से समझें तो जो मीडियम की परमिटिविटी है और जो फ्री स्पेस की परमिटिविटी है, अगर हम इसका रेशियो ले लें या इनको डिवाइड कर दें तो जो हमें मिलेगा वो हमारे क्या मिलेगा, रिलेटिव परमिटिविटी मिलेगा। माध्यम की वैद्युशीलता और निर्वात की वैद्युशीलता का जो अनुपात है, जो रेशियो है, वही बच्चों क्या कहलाता है, रिलेटिव परमिटिविटी कहलाता है। क्या आपको यहाँ तक क्लियर है? तो रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है, अगर हम इसको डिफाइन करें तो इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ द मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। ऑलराइट, यह जो आपका आपेक्षिक वैद्युशीलता होता है, यह किसी माध्यम के वैद्युशीलता और निर्वात की वैद्युशीलता का जो अनुपात है उस वही क्या कहलाता है, उस माध्यम का रिलेटिव परमिटिविटी या फिर आपेक्षिक वैद्युशीलता कहलाता है।
ये बच्चों आप जो रिलेटिव परमिटिविटी देख रहे हो, क्या बच्चों ये रेशियो है क्या? तो आपके एग्जाम में बार-बार पूछा जाता है कि इसका यूनिट क्या होता है? इसका मात्रक क्या होता है? तो बच्चों याद रखना ये यूनिटलेस है। ये कैसा है ये? यूनिटलेस है मतलब मात्रकहीन राशि। क्यों ऐसा हम देख कह पा रहे हैं? ऐसा इसलिए कह पा रहे हैं देखो बच्चों ऊपर भी परमिटिविटी है, नीचे भी परमिटिविटी है। तो ऊपर परमिटिविटी का यूनिट होगा, नीचे भी परमिटिविटी का यूनिट होगा। दोनों यूनिट कैंसिल हो जाएँगे तो एक ऐसा यूनिट हो जाएगा आपका यूनिटलेस हो जाएगा। जो यूनिटलेस होता है बच्चों डायमेंशनलेस भी होता है। जो यूनिटलेस होता है वो कैसा होता है? डायमेंशनलेस भी होता है। इसका मतलब ये विमाहीन राशि भी है। कैसी राशि है ये? विमाहीन राशि भी। तो क्या आपको यहाँ तक समझ में आ गया? अब बच्चों जो आप यहाँ पे रिलेटिव परमिटिविटी देख रहे हो, इसी को हम एक टर्म देते हैं, वो बच्चों क्या है कैपिटल के। और बच्चों कैपिटल के ही आपको लगातार आगे यूज करना है, जिसको हम क्या बोलते हैं? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसको? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं। मतलब परावैद्युतांक। तो बच्चों जब भी हम किसी भी मीडियम को दोनों चार्जेस के बीच में पुट करते हैं या रखते हैं, तो उस केस में हमें उस मीडियम के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या फिर परावैद्युतांक को लेना होता है। किसी भी मीडियम को अगर हम वेरी कराएंगे, अलग अलग मीडियम के लिए जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू होगी बच्चों अलग अलग होगी। फॉर एन एग्जाम्पल अगर हम वैक्यूम के लिए ले रहे हैं, किसके लिए ले रहे हैं बच्चों? वैक्यूम के लिए ले रहे हैं, निर्वात के लिए ले रहे हैं। अगर हम निर्वात के लिए ले रहे हैं बच्चों तो याद रखिएगा कि जो के की वैल्यू होगा वो कितना होगा? 1 होगा, जो कि बच्चों मिनिमम होता है। अगर के की मिनिमम वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। और किसके लिए होता है ये? वैक्यूम के लिए होता है। अगर मैं यही बात करूं एयर के लिए, तो बच्चों एयर के लिए जो के की वैल्यू होता है वो लगभग, अगर एग्जैक्ट देखें तो 1.00059। बच्चों अप्रोक्स किसके इक्वल है? अप्रोक्स 1 के इक्वल है। दैट्स वाई जो वैक्यूम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है लगभग लगभग किसका होता है बच्चों? एयर का। इसलिए बच्चों हम एयर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वैक्यूम और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ एयर हम दोनों को क्या लेते हैं? लगभग लगभग इक्वल ले लेते हैं। जहां कहीं एयर आता है, जहां कहीं वैक्यूम आता है, उन दोनों के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू हम कितना ले लेते हैं? 1 ले लेते हैं। तो क्या आपको यहाँ तक बात क्लियर हुआ? अगर बच्चों यही कोई इंसुलेटर होता, यही कोई इंसुलेटर होता मतलब कोई आपका कुचालक या अचालक वस्तु होता, उस सिनेरियो में जो के की वैल्यू होता है बच्चों वो इनफाइनाइट से तो कम होता है, लेकिन बच्चों 1 से क्या होता है? ज़्यादा होता है। इनफाइनाइट से कम होता है और 1 से क्या होता है? ज़्यादा होता है। और बच्चों यहाँ ध्यान समझिएगा, अगर ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और बच्चों फोर्थ नंबर आप यहाँ पे देखिएगा, अगर यही कोई आपका मेटल आ जाए, क्या आ जाए? मेटल आ जाए, तो उस सिनेरियो में बच्चों जो के की वैल्यू होता है वो कितना होता है? इनफाइनाइट होता है। के की वैल्यू क्या होता है? इनफाइनाइट होता है। जैसे अभी लास्ट टाइम पूछा गया था कि बताओ सिल्वर के लिए के कितना होता है? तो बच्चों आप बताओ, सिल्वर तो एक मेटल है, तो डेफिनेटली अगर मेटल है तो के की वैल्यू क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। आई होप आप ये बात समझ पाए। ठीक है, क्लियर है? समझ में आया सभी को? तो बच्चों ये जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, ये कुछ और नहीं होता बल्कि जो जिस मीडियम का हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या परावैद्युतांक निकाल रहे हैं, उस मीडियम के परावैद्युतांक या परमिटिविटी को जो वैक्यूम की परमिटिविटी है उससे डिवाइड कर देंगे तो हमें उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मिल जाएगा। फिर से मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा, हमने देखा कि वैक्यूम की जब बात कर रहे थे, जब हम वैक्यूम की बात करें तो उसके लिए परमिटिविटी क्या था? एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन जीरो। और जब हम मीडियम की बात कर रहे हैं तो उसके लिए परमिटिविटी क्या है? एप्सिलॉन एम है। तो अगर हम जिस मीडियम का ये परमिटिविटी है परावैद्युतांक, उसका हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकालना चाह रहे हैं बच्चों, कैसे निकाल सकते हैं? जो ये मीडियम है जिसका परमिटिविटी हमें गिवन है, अगर उसके परमिटिविटी को हम वैक्यूम मतलब निर्वात की परमिटिविटी या फ्री स्पेस की परमिटिविटी से डिवाइड कर देंगे तो हमें उस मीडियम का क्या मिल जाएगा? हमें उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मिल जाएगा। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ दैट मीडियम, कांस्टेंट ऑफ दैट मीडियम। तो क्या आपको ये बात क्लियर है?
तो जो रिलेटिव परमिटिविटी है वही हमारा क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अलग अलग मीडियम के लिए क्या होता है, अलग अलग होता है। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया? तो एक बार फटाफट देख लीजिए। हमने देखा कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है वो उसकी वैल्यू कितना होता है, 9 इंटू 10⁻⁹ उसका यूनिट क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर। इसको हम 1/4π से रिप्रेजेंट करते हैं। एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे किसके लिए होता है, वैक्यूम की परमिटिविटी के लिए हम दिखाते हैं, और इसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या होता है, 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। उसके बाद हमने देखा कि जो अगर फ्री स्पेस और वैक्यूम या एयर के लिए हम बात करेंगे तो उसके लिए बच्चों एप्सिलॉन नॉट हम लेंगे, और उसके लिए जो फोर्स का फॉर्मूला होगा इतना होगा, जो भी हमने इससे पहले देखा। लेकिन अगर यही कोई मीडियम आ जाता है तो जहाँ पे एप्सिलॉन नॉट है बच्चों, वहाँ उस मीडियम का हमें परमिटिविटी लेना पड़ेगा, जहाँ एप्सिलॉन नॉट है उसको हम एप्सिलॉन एम से रिप्लेस कर देंगे। ऑलराइट, उसके बाद बच्चों हमने ये देखा कि अगर हम रिलेटिव परमिटिविटी निकालना चाह रहे हैं किसी भी मीडियम का, रिलेटिव परमिटिविटी किसका होता है, किसी मीडियम का होता है, तो हमें उस मीडियम के परमिटिविटी को वैक्यूम की परमिटिविटी से डिवाइड करना पड़ेगा, तो हमें उस मीडियम का रिलेटिव परमिटिविटी मिल जाएगा। और इसी रिलेटिव परमिटिविटी को हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं। तो याद रखना, चाहे रिलेटिव परमिटिविटी हो चाहे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो बच्चों, ये कैसा यूनिट होता है, ये यूनिटलेस क्वांटिटी होता है। आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। और अलग अलग मीडियम के लिए जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है बच्चों अलग अलग होगा। अगर वैक्यूम है उसके लिए 1 होगा, एयर होगा अप्रॉक्स 1 होगा, इन्फ्लेटर होगा तो अनंत से इन्फिनिटी से इसकी वैल्यू कम होगी, लेकिन 1 से ज़्यादा होगी। और अगर यही हम मेटल्स की बात करेंगे बच्चों तो के की वैल्यू क्या होगा, इन्फिनिटी। इसका मतलब ये हुआ कि जो के की वैल्यू होता है मेटल के लिए कैसा होता है, के की वैल्यू मेटल के लिए मैक्सिमम होता है। कैसा होता है, मैक्सिमम होता है। वही वैक्यूम के लिए क्या होता है बच्चों, मिनिमम होता है। वैक्यूम के लिए क्या होता है, मिनिमम होता है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि बता सिल्वर का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है कितना होता है, तो बच्चों सिल्वर तो एक मेटल है, मेटल का कितना होता है, इन्फिनिटी होता है, इनफाइनाइट होता है। तो इसका मतलब ये है कि के की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट या अनंत हो जाएगा। क्या यहाँ तक बात क्लियर है? उसके बाद हमने ये देखा कि जो आपका रिलेटिव परमिटिविटी है और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दोनों एक ही चीज है, ये मीडियम को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। अगर हम किसी मीडियम को बच्चों ले रहे हैं तो हमेशा याद रखिएगा कि हमें उसके रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को लेना होगा। अगर हम उसको उसकी एग्जैक्ट उसकी वजह से फोर्स कितना होगा दोनों चार्जेस के बीच में, अगर हम निकालना चाह रहे हैं तो याद रखिएगा हमने इतनी सारे भले ही बातें पढ़ लिया, लेकिन बच्चों हमारे काम की जो बात है वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। यही डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जब भी आपको न्यूमेरिकल कोई सॉल्व करना रहेगा, कोई आपको कॉन्सेप्ट बताना होगा, जब दोनों चार्जेस के बीच में कोई मीडियम हो, तो हमेशा हम उसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को लेकर के बातें करते हैं। ठीक है, और कौन से मीडियम के लिए कैसा होगा ये सारी बातें अभी हमने कर लिया। आपको जब भी इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल पूछा जाएगा तो डेफिनेटली आपको अगर मीडियम दिया होगा तो उसको उसमें आपको के की वैल्यू जरूर गिवन होगा उस मीडियम का। तो आप उस सिनेरियो में आप आसानी से इसको सॉल्व कर पाओगे। और कैसे सॉल्व कर पाओगे, आइए इसको देख लेते हैं। देखो बच्चों, हमने भी देखा कि फॉर एनी मीडियम किसी माध्यम के लिए जो फोर्स लग रहा था वो कितना था, 1/4πε और क्या था, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ऑलराइट, लेकिन बच्चों एक बात बताओ, आप यहाँ पे मैं मेंशन कर रहा हूँ कि अगर K इज इक्वल टू एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, तो यहाँ से बच्चों एप्सिलॉन एम इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, एप्सिलॉन एम इज इक्वल टू के एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। या फिर इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, एप्सिलॉन एम इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट के हो जाएगा। तो बच्चों जहाँ पे एप्सिलॉन एम है वहां पे हम क्या पुट कर सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट के पुट कर सकते हैं। तो बच्चों यहाँ से एफ इज इक्वल टू फाइनली कितना हो जाएगा, 1/4πε नॉट के और Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो आप बच्चों देख पा रहे हो, जैसे हमें कोई क्वेश्चन दिया है, न्यूमेरिकल दिया हुआ है और उसमें किसी मीडियम की बात कर रहा है, तो बच्चों आपको बस उस मीडियम के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को ही तो पुट करना है। बाकी Q1 Q2 आर स्क्वायर 1/4π की वैल्यू आपको पहले से गिवन होगा उस क्वेश्चन। 1/4π से नॉट इसकी वैल्यू फिक्स होता है, Q1 Q2 को गिवन होगा, आर आपको गिवन होगा, और जो मीडियम दिया है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट गिवन होगा। क्लियर है इतनी बात? तो यहाँ से
अगर Q1, Q2 और R हमारा कांस्टेंट हो जाए तो बच्चों इस सिनेरियो में फोर्स जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो जाएगा। तो फोर्स जो होगा वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। इसका क्या मतलब है बच्चों, इसका मतलब ये है कि जब फोर्स डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा तो इसका मतलब ये निकल के आता है कि जिस भी मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होगा तो दोनों चार्जेस के बीच में लगने वाला जो फोर्स होगा उसकी वैल्यू कम हो जाएगा, और जिस मीडियम के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कम होगा दोनों चार्जेस के बीच लगने वाला जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ से कॉन्सेप्ट निकल के आता है कि फॉर मेटल जो आपका के होता है मैक्सिमम होता है। अगर के बच्चों मैक्सिमम है तो उस केस में एफ क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा, और बच्चों एफ की मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। क्यों? ऐसे भी आप इसको देख सकते हो कि फॉर्मूले से एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और बच्चों मेटल के लिए कितना होता है, मेटल के लिए होता है के की वैल्यू इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट। और बच्चों ये Q1 Q2 अपॉन क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। और कोई भी नंबर से अगर हम इनफाइनाइट डिवाइड करते हैं तो वैल्यू क्या हो जाता है, 0। तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, 0, और 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो सिल्वर के लिए के इनफाइनाइट होता है, या फिर ऐसे ही पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि अगर हम दोनों चार्जेस के बीच में कोई मेटल रखते हैं तो इनके पीछे लगने वाला फोर्स कितना हो जाएगा बच्चों, तो इनके पीछे लगने वाला फोर्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर है? अगर हम बात करें फॉर वैक्यूम, तो आपको बच्चों पता है कि अगर वैक्यूम हम ले रहे हैं तो वैक्यूम के लिए जो के की वैल्यू होता है बच्चों मिनिमम होता है। वैक्यूम के लिए जो, ये तो हो गया बच्चों मेटल के लिए, है ना, मैक्सिमम के लिए। और अगर हम वैक्यूम के मिनिमम ले रहे हैं तो उस सिनेरियो में हमें जो फोर्स मिलेगा बच्चों कैसा मिलेगा, फोर्स हमें मैक्सिमम मिलेगा। तो अगर दोनों चार्जेस के बीच में वैक्यूम प्रेजेंट है या एयर प्रेजेंट है तो फोर्स हमें क्या देखने को मिलता है, मैक्सिमम देखने को मिलता है। तो क्या आपको यहाँ तक बातें क्लियर है? और बच्चों कल को ध्यान समझिएगा इस बात को कि यहाँ पे हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, F1/F2 इज इक्वल टू K2/K1। तो बच्चों ये फॉर्मूला आपको कब लगाना है, ये कॉन्सेप्ट को कब लगाना है, याद रहे कि Q1, Q2 और R ये सेम हो, हम कांस्टेंट हो कहने का मतलब, और दो अलग अलग मीडियम हो और पहले मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 हो, और उसके बाद हमने मीडियम चेंज कर उस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दूसरे केस में K2 है। पहले केस में जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है मीडियम का वो K1 है, और जब हमने उसको हटा करके दूसरा मीडियम रख दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 है, इस सिनेरियो में अगर बच्चों फोर्स F1 है और इस सिनेरियो में अगर फोर्स F2 है तो उसके लिए बच्चों हम डायरेक्ट इस फॉर्मूले को लगा सकते हैं। लेकिन याद रहे कि जो हमारा Q1, Q2 और R है ये सेम होना चाहिए। अगर ये सेम नहीं है तो बच्चों इस फॉर्मूले को हम डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो दोनों ही सिचुएशन में बस हम किसको बदल रहे हैं बच्चों, मीडियम को बदल रहे हैं। पहले केस में जो मीडियम हमने रखा था उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 था, तब फोर्स F1 लग रहा था। दूसरे केस में हम जो मीडियम चेंज कर रहे हैं उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 है, और तब फोर्स कितना लग रहा है, F2 लग रहा है। लेकिन हाँ, Q1, Q2 और R शुड बी कांस्टेंट, यानी ये ताप शुड बी सेम और कांस्टेंट, तब हम इस फॉर्मूले को डायरेक्ट अप्लाई कर पाए। क्या आपको यहाँ तक बातें क्लियर है? अब बच्चों हम कुछ केस स्टडी कर लेते हैं रिलेटेड टू कूलॉम्स लॉ। केस वन, केस वन बच्चों ये कि सपोज दैट कि दो चार्जेस हैं Q1 और Q2 है ना, और इनके बीच का डिस्टेंस क्या है बच्चों, इनिशियल डिस्टेंस R1 है। अब हमने दोनों चार्जेस को तो सेम रखा Q1 और Q2, लेकिन बच्चों अब डिस्टेंस को हमने घटा के बढ़ा के इंक्रीज या डिक्रीज करके R2 कर दिया। ठीक है, मतलब हम यहाँ पे चार्जेस को सेम रख रहे हैं लेकिन डिस्टेंस को घटा बढ़ा रहे हैं। क्या बात समझ पा रहे हैं? तो बच्चों इस सिनेरियो में चूंकि आपको फॉर्मूला पता है F इज इक्वल टू क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q1 Q2 अपॉन क्या हो जाएगा, R स्क्वायर। ये आपको फॉर्मूला पता है कूलॉम्स लॉ से। अब बच्चों एक बात बताओ, ये भी एक कांस्टेंट वैल्यू है, Q1 Q2 भी कांस्टेंट, क्योंकि दोनों सिनेरियो में Q1 Q2 नहीं चेंज हो रहा है तो कांस्टेंट की तरह काम करेगा। तो बच्चों ये भी कांस्टेंट हो गया, ये भी कांस्टेंट हो गया, तो यह विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। यह 1/r स्क्वायर के अनुक्रमानुपाती हो। तो यहाँ से क्लियर है कि अगर हम डिस्टेंस को ज़्यादा रखेंगे तो फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और डिस्टेंस को अगर हम कम रख देंगे तो बच्चों
फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो दोनों चार्जेस के बीच में अगर डिस्टेंस कम होता है तो फोर्स की वैल्यू ज़्यादा होता है। अगर दोनों चार्जेस के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा कर देंगे तो फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ से हमारा डायरेक्ट एक कॉन्सेप्ट बन सकता है F1/F2 इज इक्वल टू R2/R1 का होल स्क्वायर। तो अगर हमें कोई ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें चार्जेस की वैल्यू नहीं बदल रहा है और डिस्टेंस की वैल्यू पहले से घटा या बढ़ा रहा है तो उस सिनेरियो में हम डायरेक्ट इस फॉर्मूले का यूज कर लेंगे। क्या आपको ये समझ में आ गया? केस नंबर टू, केस नंबर टू बच्चों इसका जस्ट अपोजिट है। अब की बार हम डिस्टेंस सेम रख रहे हैं बच्चों, ये भी डिस्टेंस आर है और ये भी डिस्टेंस क्या है, आर, लेकिन चार्जेस बदल रहे हैं। एक चार्ज Q1 है, ये Q2 है और ये Q3 है और ये क्या है, Q4 है। अब समझ पाए क्या? अब की बार हमने क्या किया है, डिस्टेंस को तो सेम रखा है लेकिन चार्जेस हमने बदल लिया। पहले चार्जेस Q1 और Q2 थे, अब कितने हो गए, Q3। अब क्या हो गए, Q3 और Q4 हो गए। इस सिनेरियो में बच्चों आप ध्यान समझो तो हम F इज इक्वल टू क्या होता है, 1/4πε0 और Q1 Q2/R² है ना। अब की बार 1/4πε0 कांस्टेंट है और R कांस्टेंट है, तो क्या बच्चों चेंज होगा, Q1 और Q2। इस सिनेरियो में F विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, Q1 और Q2 हो जाएगा। अगर F विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 और Q2 हो जाएगा तो यहाँ पे डायरेक्ट हम लिख पाएंगे F इज इक्वल टू F1/F2 इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन Q3 और क्या हो जाएगा, Q4 हो जाएगा। तो डायरेक्ट आप इस कॉन्सेप्ट को लगा पाओगे। तो कभी भी अगर ऐसा सिनेरियो दिया है जहाँ पे चार्जेस को बदला जा रहा है, पहले सिनेरियो में चार्जेस अलग थे, बाद में सिनेरियो में चार्जेस अलग हो गए, लेकिन डिस्टेंस अगर सेम रखा गया है तो डायरेक्ट आप इस कॉन्सेप्ट को लगा पाओगे। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। अब बच्चों नेक्स्ट देखो, केस नंबर थ्री। केस नंबर थ्री ये है कि अब की बार हम Q1 और Q2 को भी चेंज कर रहे हैं, बदल रहे हैं, और साथ ही साथ हम जो R है उसको भी चेंज कर रहे हैं, उसको भी क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। तो इस सिनेरियो में आप देख पा रहे हो फॉर्मूला क्या होता है हमारा, 1/4πε0 और Q1 Q2/R² है ना। तो Q1 Q2 बदल रहा है, R भी बदल रहा है, तो बच्चों डायरेक्ट हम इसको क्या लिख सकते हैं, F ये तो कांस्टेंट हो गया, F विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन क्या हो जाएगा, R²। तो यहाँ से जो F1/F2 हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, Q1 Q2 अपॉन Q3 Q4 और साथ में बच्चों R2/R1 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। डायरेक्ट हम इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर सकते हैं। ये तब लगाना है जब आपके चार्जेस भी बदले जा रहे हों और उनके बीच का डिस्टेंस भी बदला जा रहा है। क्या आपको ये बात क्लियर है? अब जो केस 4 की बात कर लेते हैं। केस 4 में हम क्या कर रहे हैं, ध्यान समझिएगा कि शुरू में हमने कोई मीडियम लिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, K1। फिर हमने मीडियम को चेंज कर दिया और अब क्या मीडियम हमने ले लिया, अब हमने मीडियम 2 ले लिया, दूसरा मीडियम ले लिया और उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, K2। बस समझ पा रहे? बाकी बच्चों इसके अलावा जो Q1 है, Q2 है और जो R है, ये सभी बच्चों क्या है, कांस्टेंट, ये नहीं बदले जा रहे। तो बच्चों इस सिनेरियो में डायरेक्ट हम क्या लिख पाएंगे, F विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू K, जो कि हमने इसके पहले ही देखा। तो यहाँ से बच्चों डायरेक्ट हमारा आ जाएगा F1/F2 इज इक्वल टू K2 अपॉन क्या हो जाएगा, K1। तो डायरेक्ट आप इस फॉर्मूले का यूज करके क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाओगे। और बच्चों बहुत बार आपको ना, कई बार जब आप MCQ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हो तो आपको डायरेक्ट वहाँ पे आंसर देना होता है, डायरेक्ट सही ऑप्शन को टिक करना होता है। तो आपको K1 K2 गिवन होता है, F1 गिवन होता है, F2 पूछ लेता है, या फिर K1 K2 दे करके F1 F2 का रेशियो पूछ लेता है। डायरेक्ट आप इसको लगा करके सॉल्व कर पाओगे। मैं कुछ क्वेश्चंस पे कराऊंगा आपको आगे चल के, आपको परेशान नहीं होने की जरूरत है। फिलहाल आपको ये कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना है। ठीक है यहाँ तक। अब बच्चों इसके आगे हम केस नंबर 5 की बात कर लेते हैं। केस नंबर 5 ये है बच्चों, ध्यान समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। दो चार्जेस हैं Q1 और Q2। बच्चों ये है इनके बीच का डिस्टेंस। और अब की बार हमने क्या किया है, अब की बार हमने इसके बीच में एक मीडियम रख दिया है। और बच्चों इस मीडियम को हमने कितने डिस्टेंस तक रखा है, मान लेते हैं T डिस्टेंस तक रखा है।
और शुरू में इन दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस कितना है बच्चों, r। और इस मीडियम का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो क्या है, k है। इस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, k। सिनेरियो आप समझ पाए, दो चार्जेस हैं, दोनों चार्जेस के बीच में। अच्छा, एक चीज मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे पहले क्लियर कर दूं बच्चों, अभी तक जैसे Q1 और Q2 है और हमने किसी मीडियम को कंप्लीटली भरा है इनके बीच में, मतलब कोई स्पेस नहीं है ना, कोई स्पेस नहीं है। तो इस सिनेरियो में जो, अगर इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k है तो डायरेक्ट हमने फॉर्मूला क्या देखा था, F इज इक्वल टू 1/4πε0 k। और क्या, Q1 Q2 कौन है इसका। तो बच्चों ये फॉर्मूला तब लगाया जाता है जब कोई मीडियम उन दोनों चार्जेस के बीच में कंप्लीटली भरा हो, पूर्ण तरीके से भरा हो। लेकिन आप यहाँ क्या देख पा रहे हो कि कुछ जगह तो वैक्यूम है, देखो इस मीडियम के अलावा इधर और इधर तो कुछ वैक्यूम है, और बीच में कुछ डिस्टेंस तक कुछ थिकनेस का या कुछ चौड़ाई का क्या भरा गया है बच्चों, एक एक मीडियम भरा गया है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है। तो बच्चों इस सिनेरियो में जो फोर्स का फॉर्मूला होगा F इज इक्वल टू 1/4π एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन, बच्चों टोटल डिस्टेंस क्या है r, उसमें हमने कितने डिस्टेंस तक मीडियम करा है, t डिस्टेंस तक, r माइनस टी। और बच्चों प्लस t, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, k है। तो यहाँ से r माइनस टी प्लस टी रूट के का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। तो बच्चों ये फॉर्मूला आपको तब लगाना होता है जब हम देखते हैं कि यहाँ पे पार्शली फील्ड, जब आपका जो मीडियम है वो कैसा फील्ड हो, पार्शली अगर फील्ड है, अगर आंशिक रूप से भरा गया है, आंशिक रूप से भरे होने का मतलब कुछ तो वैक्यूम है और कुछ तो मीडियम भरा गया, अगर आंशिक रूप से वो पार्शियली फील्ड है तो इस सिनेरियो में हम ये फॉर्मूले को लगाएंगे। क्या आपको यहाँ तक बात क्लियर है। और बच्चों केस नंबर 6 जो कि लास्ट केस है हमारा, केस नंबर 6, केस नंबर 6 में हम क्या करते हैं, दो चार्जेस हैं Q1 है और Q2 है, ऑलराइट। अब बच्चों इनके बीच का डिस्टेंस हम r ले रहे हैं। अब बच्चों यहाँ पे हम दो अलग अलग मीडियम को फिल कर देते हैं। एक मीडियम ये है, ये मीडियम है बच्चों, और इस मीडियम का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है बच्चों कितना है, K1। इस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, K1। उसके बाद हमने यहाँ पे दूसरा मीडियम भर दिया, यहाँ पे हमने दूसरा मीडियम भर दिया, और इस मीडियम का अब जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है बच्चों वो कितना है, K2। क्या आप सिचुएशन समझ पा रहे हैं, एक एक ही सिनेरियो में दो अलग अलग मीडियम भरे गए हैं। पहले मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है और दूसरे मीडियम का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो क्या है, K2। क्या है, K2। तो बच्चों अगर ये R1 डिस्टेंस तक भरा गया है और ये R2 डिस्टेंस तक भरा गया है, तो इस केस में बच्चों दोनों चार्जेस के बीच में कितना फोर्स लग रहा होगा उसको मैं यहाँ मेंशन कर दे रहा हूँ। F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R1 रूट K1 प्लस R2 रूट K2, इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। तो आपको ये फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई कर देना। तो बच्चों क्या आपको यहाँ तक बातें समझ में आई, आप इससे कंफ्यूज तो नहीं हुए। पार्शियली फील्ड है और ये कंप्लीटली फील्ड है, ये कौन सा सिनेरियो है बच्चों, कंप्लीटली फील्ड का। पूर्ण पूर्ण रूप से भरा हुआ है, माध्यम जो है दोनों आवेशों के बीच में पूर्ण रूप से स्थित है, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हो आंशिक रूप से। क्या आपको क्लियर है यहाँ तक। एक बच्चों लास्ट केस, हालांकि ये पूछा आपसे नहीं जाएगा, फिर भी आप इसको दिमाग में रख सकते हो, केस नंबर 7। केस नंबर 7 ये आपको मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। सपोज दैट बच्चों की चार्जेस Q1 है और Q2, ये इनके बीच का डिस्टेंस है, ठीक है। यहाँ पे एक मीडियम है जिसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो K1 है। इसी के साथ बच्चों जुड़ा हुआ दूसरा मीडियम है
जिसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो K2 है। इसी के साथ बच्चों जुड़ा हुआ तीसरा मीडियम है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, K3 है। और बच्चों इस तरीके से ढेर सारे मीडियम भरे गए, इस तरीके से ढेर सारे मीडियम भरे गए। अच्छा यहाँ भी, और जो लास्ट मीडियम है सपोज दैट उसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है Kn। n का मतलब बच्चों हमने कितने भी नंबर ऑफ मीडियम को यहाँ लिया है, जैसे 1 2 3 ऐसे बच्चों हमने 15 20 25 है ना, n का मतलब जो भी नंबर आपको गिवन है। अब बच्चों इसका जो थिकनेस है वो T1 है, इसका थिकनेस क्या है T2 है, इसका थिकनेस क्या है T3 और बच्चों एंड सो ऑन। अगर लास्ट वाला तो इसका थिकनेस क्या हो जाएगा Tn। और बच्चों इधर भी वैक्यूम है, इधर भी वैक्यूम है, तो बच्चों ये भी पार्शियली फील्ड का केस है क्या? वहां पे तो सिंगल था, यहाँ पे क्या है बच्चों, ढेर सारे मीडियम है अलग अलग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, अलग अलग थिकनेस के। उस केस में जो फोर्स होगा बच्चों कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन, ध्यान समझिएगा, अगर हमने टोटल डिस्टेंस को बच्चों r माना है, टोटल डिस्टेंस कितना माना है, r माना है, तो यहाँ पे r माइनस ब्रैकेट में T1 प्लस T2 प्लस T3 और बच्चों एंड सो ऑन प्लस क्या है Tn प्लस T1 रूट K1 प्लस T2 रूट K2 एंड सो ऑन प्लस Tn और रूट क्या हो जाएगा Kn का क्या हो जाएगा बच्चों, होल स्क्वायर। हालांकि बच्चों ये आपसे बहुत मुश्किल है कि पूछा जाएगा, जैसे आप कोई अच्छा नीट वगैरह का एग्जाम दे रहे हो ना, जेई मेंस वगैरह एग्जाम दे, तो वहाँ ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फिलहाल आपके नॉलेज में होगा तो ये तो अच्छी बात है ना कि कुछ अच्छी एडवांस चीज आपको पता हो। आर क्या है, टोटल डिस्टेंस है दोनों चार्जेस के बीच में, T1 T2 T3 इनकी थिकनेस है मीडियम का, चौड़ाई है मीडियम का। और T1 क्या है थिकनेस, K1 क्या है पहले मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, T2 क्या है दूसरे मीडियम का थिकनेस, K2 क्या है दूसरे मीडियम का। ऐसे बच्चों जितने मीडियम होंगे उन सभी को यहाँ पे हम उनके थिकनेस को, उनके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को पुट करके उसका हम टोटल का होल स्क्वायर ले लेंगे। इस तरीके से हमें फोर्स की वैल्यू मिल जाए। तो बच्चों यहाँ से जितने भी केस पॉसिबल थे कूलॉम्स लॉ से रिलेटेड, वो सारे केस को हमने अच्छे से स्टडी किया है। और बच्चों जो अभी हमने इन सारे केस के बारे में स्टडी किया है ना, ये वाले केस आपको जितने अच्छे से पता रहेगा, जैसे ये केस हो गया केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3, केस नंबर 4, केस नंबर 5, केस नंबर 6, है ना, आपको जितने अच्छे से पता रहेगा आप बच्चों उतने अच्छे से मेडिकल कर पाओगे। तो जब नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे तो हम इससे रिलेटेड कुछ अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। और बच्चों हम परसेंटेज यानी प्रतिशत को जानेंगे, क्योंकि बच्चों आपने अगर इसके क्वेश्चन सॉल्व किए हो या फिजिक्स में बहुत जगह बच्चों परसेंटेज आता रहता है क्या, कि हमने इसको इतने परसेंट से घटा दिया, इतने परसेंट से हमने बढ़ा दिया, डिस्टेंस को हमने 25% से इंक्रीज कर दिया, हमने डिस्टेंस को 20% से डिक्रीज कर दिया। तो उम्मीद है बच्चों आज की क्लास आपको अच्छे समझ में आया होगा। और इस क्लास को लेने के बाद आप जहाँ भी इससे पहले आपने कूलॉम्स लॉ को पढ़ा होगा उससे हट करके आपने बहुत सारी नई बातें सीखा होगा। और बच्चों डेफिनेटली अगर ये सारी बातें आपको पता है तो आप कूलॉम्स लॉ का कोई भी क्वेश्चन किसी भी लेवल का आए आप उसको आसानी से सॉल्व कर पाओगे। केवल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर जान लेने से सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, आपको इन सारे केस के बारे में पता होना चाहिए। तो उम्मीद है कि आज की क्लास में आपको अच्छे समझा पाया हूँगा। जहाँ कहीं पर थोड़ा सा भी आपको डाउट हो तो आप उसको वापस से जाकर के वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा। अगर कोई भी तब भी डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में वो डाउट पूछ सकते हो। अदरवाइज आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके वहाँ पे आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू टू ऑल फॉर वॉचिंग दिस सेशन।